नमस्कार सभी दोस्तों का हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज भाषा फर्स्ट हिंदी के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न देखेंगे और हिंदी जो भाषा है वो लगभग सभी विद्यार्थियों ने ली है। अब यहाँ पर जो ज़्यादातर विद्यार्थी है उन्होंने जो भाषा चुनी है वो हिंदी चुनी है, वो भी हिंदी फर्स्ट चुनी है। यहाँ पर हिंदी फर्स्ट से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न आने वाले हैं। वीडियो में आप अंत तक बने रहे ताकि आपको इसका भरपूर लाभ मिल सके। तो सबसे पहले अगर आप हिंदी भाषा अगर लोगे तो हिंदी में क्या होगा, एक गद्यांश आएगा और इस गद्यांश को आपको क्या करना है, पहले पढ़ना है और इसी के आधार पे आपको लगभग 5 सवालों के जवाब देने होंगे। तो यहाँ पर इस गद्यांश को आपको ध्यानपूर्वक पढ़ लेना है, यानी पूरा गद्यांश को आप यहाँ पे रीड करेंगे। फिर उसके बाद में इससे संबंधित जो प्रश्न होंगे उसके आप जवाब देंगे। पहला प्रश्न हमारा ये है कि यहाँ पे लिखा है संयोग का विलोम शब्द आपको बताना है। इसका मिलाप होता है, वियोग होता है, संगम होता है या लगाव होता है। तो विलोम का मतलब क्या होता है, उल्टा होता है। ठीक है, तो संयोग का जो विलोम शब्द है ना वो वियोग होगा। बी ऑप्शन इसमें राइट रहेगा। अगर संयोग की बात करते हैं तो इसकी संधि विच्छेद क्या होगी, इसकी होगी सम प्लस योग। क्या होगी, सम प्लस योग। और जिसमें भी यहाँ पे हलन आता है वो हमेशा व्यंजन संधि होती है। कौन सी संधि होती है, व्यंजन संधि है। तो इसमें संयोग का विलोम शब्द है वियोग और इसकी जो संधि है वो व्यंजन संधि है, ये सम प्लस योग। तो यहाँ पर ये भी प्रश्न एक अति महत्वपूर्ण प्रश्न माना जाएगा। अगला सवाल है, इनमें से किस शब्द में इक प्रत्यय का प्रयोग नहीं हुआ है, किसमें इक प्रत्यय नहीं है। देखो इसके अंदर आपका इक प्रत्यय है, यानी कुटुंब प्लस इक, सामूहिक यानी समूह प्लस इक, तो इसमें भी इक प्रत्यय है। सामाजिक, समाज प्लस इक, इसमें भी इक प्रत्यय है आपका। और अत्यधिक, अत्यधिक में क्या है, अति आपका क्या है, उपसर्ग है। अति क्या है, उपसर्ग है। तो इसमें यहाँ पर प्रत्यय का प्रयोग नहीं हुआ है, इसमें उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। तो आपका यही डी ऑप्शन इसमें राइट रहेगा। अगला सवाल है, उपाध्याय शब्द में कौन सा उपसर्ग है। तो उपाध्याय में अगर हम उपसर्ग की बात करते हैं तो इसका पहले हम क्या करते हैं, इसका पूरा खोल कर देखते हैं। तो उपाध्याय को हम यहाँ पे लिखेंगे उप प्लस अधि, उप प्लस अधि प्लस आई। ठीक है, तो ये इसका क्या हो गया, संधि हो गया। तो यहाँ पर उप और अधि, इसमें दो उपसर्ग है, उप और अधि इसमें दो उपसर्ग है। तो आपका सी ऑप्शन इसमें राइट रहेगा। अगला सवाल है, गांधी जी स्वयं भी सामूहिक रसोई घर में भोजन करते थे, तो रेखांकित पद में कौन सा समास है। तो यहाँ पर जो रसोई घर है इसको क्या कर रखा है इन्होंने, हाईलाइट कर रखा है। ठीक है, अंडरलाइन कर रखा है। ठीक है, तो इसमें कौन सा संप्रदाय है। तो पहले तो हम रसोई घर का क्या करते हैं, समास विग्रह कर लेते हैं। तो इसका समास विग्रह क्या होगा, इसका समास विग्रह होगा रसोई के लिए घर, रसोई के लिए घर, रसोई के लिए घर। ठीक है, तो यहाँ पर रसोई के लिए जो घर है इसमें देखो यहाँ पे के लिए आ रहा है, क्या आ रहा है, के लिए आ रहा है। तो ये किसके लिए होता है, ये संप्रदान तत्पुरुष में होता है। किसमें होता है, संप्रदान तत्पुरुष के अंदर यहाँ पर के लिए का प्रयोग होता है। तो इसमें संप्रदान तत्पुरुष होगा। ठीक है, और संप्रदान जो तत्पुरुष होता है उसकी परिभाषा क्या होती है यहाँ पे, इसमें क्या होता है, इसमें समास का जो दूसरा पद है वो हमेशा क्या होता है, प्रधान होता है। ठीक है, तो इसमें संप्रदान के लिए का जब भी आ जाए तो संप्रदान होगा। अगला है, पंक्ति शब्द व्युत्पत्ति की दृष्टि से कैसा है, यानी जो पंक्ति जो शब्द है ना वो कैसा है, तद्भव है, तत्सम है, देशज है या विदेशी है। तो पंक्ति जो शब्द है ना ये एक तत्सम शब्द है। क्या है, एक तत्सम शब्द है। ठीक है, क्यों तत्सम है, क्योंकि एक संस्कृत का शुद्ध रूप है, संस्कृत में ही लिखा गया है। ठीक है, अब यहाँ पे पंक्ति का अगर तद्भव की बात करते हैं तो इसका जो तद्भव है ना वो पंगत होता है। क्या होता है, पंगत। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा देखो, यहाँ पे इसका जो तद्भव होगा वो आपका होगा पंगत। क्या होगा, पंगत। ठीक है, ये आपका क्या होगा, तद्भव होगा। और पंक्ति क्या है, ये आपका क्या है, तत्सम शब्द है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको याद रखना है। और अगर यहाँ पर हम बात करते हैं तो जो तत्सम शब्द है ना वो संस्कृत वाला शब्द ही होता है, यानी शुद्ध संस्कृत में होता है। अगला है, भोजनालय शब्द में कौन सी संधि है। तो भोजनालय जो शब्द है ना, सबसे पहले इसका हम क्या करेंगे, यहाँ पर इसका विग्रह करते हैं। ठीक है, तो इसका जो विग्रह है ना वो होगा, एक तो भोजन, भोजन प्लस आल्य, भोजन प्लस आल्य। ठीक है, तो यहाँ पर इसमें भोजन ए आ रहा है और प्लस में आल्य का मतलब आ, तो ए और आ क्या हो रहा है, जुड़ रहा है। ठीक है, तो क्या बन रहा है, आ बन रहा है। ठीक है, और ये जो वर्ड है ये किस में होता है, ये हमेशा दीर्घ संधि में होता है। किस किस में होता है, दीर्घ संधि में। ए प्लस आ जुड़ के आ बनता है, ये दीर्घ संधि में होता है। तो इसका डी ऑप्शन राइट रहेगा। भोजनालय में कौन सी संधि है, दीर्घ संधि है। तो ये आपको याद रखना है। अगला सवाल है, यहाँ पर इसका 5वां सवाल आ रहा है, कानून कैसा शब्द है। कानून, ठीक है, व्यक्तिवाचक है, जातिवाचक है, भाववाचक है या विशेषण है। ठीक है, तो ये जो कानून शब्द है ना ये एक जातिवाचक शब्द है। क्या है, जातिवाचक शब्द है। तो ये जो कानून शब्द है ना ये क्या हो रहा है, ये व्यक्ति या वस्तु की पूरी जाति का क्या कराता है, बोध कराता है। जैसे आदमी है, कानून है, कुर्सी है, शिक्षक है,
ये सभी का क्या कराते हैं, बोध कराते हैं। ठीक है, तो इसमें जो कानून है ना, ये क्या एक जातिवाचक संज्ञा है। कौन सी है, जातिवाचक संज्ञा है। ठीक है, अगर हम कानून को अगर कानूनी कहेंगे, क्या कहेंगे, अगर इसका शब्द बनाते हैं कानूनी, ठीक है, तो ये जो कानूनी है ना, ये विशेषण शब्द हो जाएगा। क्या हो जाएगा, विशेषण हो जाएगा, यानी विशेषता बताने वाला हो जाएगा। अभी जो कानून है ना, ये जातिवाचक है, यानी जाति पूर्वक का बोध करा रहा है। तो एक गद्यांश से ये 5% हो चुके हैं। दूसरे गद्यांश पे चलते हैं। इस गद्यांश में भी आपके लगभग 5% पूछे जाएंगे। तो आपको क्या करना है, ध्यानपूर्वक इस गद्यांश को पढ़ लेना पड़ेगा। पूरे इस गद्यांश को पढ़ने के बाद में इसके जो भी प्रश्न आते हैं उसके हमें क्या करना है, जवाब देना है। तो यहाँ पर इसका पहला ही प्रश्न आपके यहाँ पर आ रहा है, लिखा है संसार में चतुर्दिक असीम शक्तियाँ छिपी और बिखरी हुई है। तो यहाँ पे जो रेखांकित शब्द है ना, उसका क्या अर्थ है। तो यहाँ पर रेखांकित क्या है, चतुर्दिक है। रेखांकित क्या है, चतुर्दिक है। तो इसका जो मतलब अर्थ क्या है, ठीक है, तो इसका जो अर्थ है ना, वो चारों दिशाओं में होता है। क्या होता है, चारों दिशाओं में इसका अर्थ होता है, चारों दिशाएं। ठीक है, और यहाँ पर इसका आंसर आपको बी बिल्कुल करेक्ट देना है। पे इस प्रकार हजारों लाखों आदमी है, वाक्य में जो रेखांकित शब्द है ना, उसका कैसा वचन है। तो वचन एक वचन होता है, बहुवचन होता है। ठीक है, तो यहाँ पर लिखा है हजारों लाखों आदमी, हजारों लाखों आदमी। तो यहाँ पर कितने आदमी की बात हो रही है, यहाँ कहीं सारे आदमी की बात हो रही है, हजारों लाखों आदमी की बात हो रही है। तो आपको सब पता है ये बहुवचन होगा। क्या होगा, बहुवचन होगा। ठीक है, एक आदमी को बोध कराता है तो एक वचन होता है, कई सारों को करा रहा है तो वो बहुवचन कहलाता है। अगला सवाल है, परंतु बिक्री होने के कारण वे अनुपयोगी हो रही है। ये वाक्य किस काल का है, परंतु बिक्री होने के कारण वे अनुपयोगी हो रही है। ठीक है, तो ये कैसा है, सामान्य वर्तमान काल, पूर्ण वर्तमान काल, तात्कालिक वर्तमान काल या संभाव्य वर्तमान काल। तो ये इसका जो आंसर होगा ये होगा तात्कालिक वर्तमान काल। सी ऑप्शन इसमें राइट रहेगा। देखो, तात्कालिक वर्तमान काल किसे कहते हैं, जिस क्रिया में कार्य होने या करने की जो निरंतरता ना, वो वर्तमान समय में ही मालूम हो, तो उसे तात्कालिक है। जैसे अभी जस्ट हुआ ही है, ठीक है, ठीक है, या होने ही वाला है, ठीक है, तो वो तात्कालिक होता है। ठीक है, तो तात्कालिक इसमें राइट आंसर आपका रहेगा, सी ऑप्शन इसमें बिल्कुल राइट रहेगा। अगला है, निम्नलिखित में से स्त्रीलिंग आपको शब्द क्या करना है, छांटना है। तो यहाँ पर मन क्या है, मन, मन एक पुल्लिंग शब्द है। क्या है, एक पुल्लिंग शब्द है। साधन, साधन की बात करेंगे तो साधन भी क्या है, एक पुल्लिंग शब्द है। ठीक है, कागज, कागज क्या है, कागज भी एक क्या है, पुल्लिंग शब्द है। ठीक है, जो शक्ति है ना, ये एक स्त्रीलिंग का संकेत है। क्या है, एक स्त्रीलिंग का संकेत है। तो इसमें जो शक्ति जो शब्द है ना, ये क्या है, एक स्त्रीलिंग है। तो आपका जो डी ऑप्शन है ना, वो इसमें क्या हो जाएगा, राइट रहेगा। अगला सवाल है, किस प्रकार हजारों लाखों आदमी है जिनमें शक्ति बिखरी पड़ी है। तो रेखांकित शब्द का जो स्त्रीलिंग रूप कौन सा होगा, तो यहाँ पर क्या है, आदमी। ठीक है, आदमी एक क्या है, पुल्लिंग शब्द है। ठीक है, इसका क्या करना है, आपको स्त्रीलिंग बताना है। ठीक है, तो आदमी का जो स्त्रीलिंग क्या होगा, ठीक है, तो आदमी का जो स्त्रीलिंग है ना, वो स्त्री होता है। क्या होता है, स्त्री। अब आप जानते हैं, देखो यहाँ पर जो पुरुष होगा, क्या होगा, अगर पुरुष है तो पुरुष का जो स्त्रीलिंग क्या होगा, स्त्री होगा। क्या होगा, स्त्री होगा। ठीक है, अगर नर का आ जाए कि नर का स्त्रीलिंग क्या होगा, तो नर का क्या होता है, नारी होता है। क्या होता है, नारी होता है। अब यहाँ पर हमें से क्या पूछा है, आदमी का। क्या पूछा है, हमें यहाँ पर पूछा है आदमी का। किसका पूछा है, आदमी का पूछा है। तो आदमी का क्या होगा, ठीक है, आदमी का क्या होगा, औरत होगा। क्या होगा, औरत। ठीक है, तो यहाँ पर सी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, राइट रह जाएगा। ठीक है, तो ये यहाँ पे रेखांकित पूछा आदमी, आदमी का जो स्त्रीलिंग शब्द है ना, वो क्या होता है, औरत होता है। तो आपका इसमें सी ऑप्शन बिल्कुल राइट रहेगा। अगला सवाल है, हमारे लक्ष्य हमारे निकट आ जाता है, लक्ष्य हमारे निकट आ जाता है, हम में समा जाता है, ये वाक्य किस काल में है। ठीक है, तो देखो, लक्ष्य हमारे निकट आ जाता है, हम में समा जाता है, ये वाक्य कैसा है, सामान्य वर्तमान काल का, पूर्ण वर्तमान काल का, तात्कालिक वर्तमान काल का या संदिग्ध वर्तमान काल का। ठीक है, तो यहाँ पर ये है, ये सामान्य वर्तमान काल का है। किसका है, सामान्य वर्तमान काल का। ठीक है, अब सामान्य वर्तमान काल क्या होता है, इसका मतलब क्या होता है कि जिस क्रिया का होना या करना वर्तमान समय में ही मालूम हो, उसे सामान्य वर्तमान काल कहते हैं। जैसे एक उदाहरण और देते हैं, सोहन क्रिकेट खेलता है, तो वर्तमान की बात हो रही है। ठीक है, तो ये सामान्य वर्तमान काल की ऑप्शन रहेगा, यानी ये ऑप्शन इसमें बिल्कुल राइट रहेगा। यहाँ पर है, सूर्य का राजस्थानी शब्द कौन सा है। सूर्य, सूर्य को राजस्थानी शब्द किस नाम से पुकारा जाता है, देखो, तोमहार, तोमनिवी, तिमहर, तनसार। ठीक है, तो यहाँ पर सूर्य का जो राजस्थानी शब्द है ना, वो आपका रहेगा तिमहर। क्या होगा, तिमहर एक राजस्थानी शब्द है। ठीक है, किसका, सूर्य का। ठीक है, तोमहार की बात करते हैं, तो ये तोमर है ना, ये शस्त्र का राजस्थानी शब्द होता है। अगर तोम निवी की बात करेंगे तो ये तो पृथ्वी का होता है। किसका होगा, पृथ्वी का। और अगर तनसार की बात करते हैं, ये एक मनुष्य का हिंदी शब्द होता है, मनुष्य का राजस्थानी शब्द होता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर सूर्य का पूछा है तो सूर्य का क्या होता है, तिमहर पूछा है। ठीक है, सी ऑप्शन इसमें बिल्कुल राइट रहेगा। अगला सवाल है, वीर हनुमान ने लंका में आग लगा दी, इस वाक्य में उद्देश्य है, कौन सा उद्देश्य है, वीर हनुमान ने, वीर हनुमान ने लंका में आग लगा दी का इसका उद्देश्य शब्द कौन सा है। ठीक है, तो आप सभी जानते हैं कोई भी वाक्य होता है ना, उस वाक्य के दो अंग होते हैं।
क्या होते हैं, 2 अंग होते हैं, ठीक है। तो एक तो होता है आपका उद्देश्य, एक क्या होता है, एक आपका होता है उद्देश्य और एक होता है विधेय। एक होता है उद्देश्य और एक क्या होता है विधेय। ये वाक्य के 2 अंग होते हैं, ठीक है। उद्देश्य किसे कहते हैं, यहाँ पर इस उद्देश्य की बात करते हैं। उद्देश्य होता है कि वाक्य में जिस व्यक्ति या वस्तु के विषय में कुछ कहा जा रहा है, जिसके बारे में कुछ कहा जा रहा है, वो उद्देश्य है। और उद्देश्य को कर्ता भी कहते हैं, ठीक है। तो किसके बारे में कहा जा रहा है, लंका में आग किसने लगा दी, वीर हनुमान ने लगा दी। तो ये क्या उद्देश्य हो गया, ठीक है। और विधेय क्या होता है, विधेय होता है कि उद्देश्य के विषय में जो कुछ कहा जाए, उद्देश्य के बारे में जो कुछ कहा जाए, जैसे उद्देश्य हनुमान, वीर हनुमान है, इसके बारे में जो कहा जा रहा है वो आपका क्या हो जाएगा, विधेय हो जाएगा। तो अब इसके अंदर कौन सा है, वीर हनुमान, क्या हो जाएगा, वीर हनुमान, ठीक है। ये ऑप्शन इसमें बिल्कुल राइट रहेगा। अर्थ की दृष्टि से वाक्य के कितने भेद होते हैं, अर्थ की दृष्टि से वाक्य के कितने भेद होते हैं। तो अर्थ की दृष्टि से वाक्य के 8 भेद होते हैं। कौन से भेद होते हैं, 8 भेद होते हैं। तो मैं 8 के नाम आपको बोल के बता रहा हूँ, ठीक है। पहला होता है विधान, विधानात्मक, ठीक है। दूसरा होता है निषेधात्मक, तीसरा होता है प्रश्नवाचक, चौथा जो आपका होता है वो आपका होता है विस्मयादिवाचक, ठीक है। और पांचवा जो होता है वो आपका होता है आज्ञावाचक, छठा आपका क्या होता है इच्छावाचक, सातवां आपका क्या होता है संदेहवाचक, और आठवां आपका क्या होता है संकेतवाचक। तो इसमें 8 होते हैं, कितने होते हैं, 8। अर्थ की दृष्टि से कितने वाक्य होते हैं, 8 होते हैं, जो हमको आपने बता दिए, ठीक है। अगला सवाल है, संभवतः वे सुधर जाए, अर्थ की दृष्टि से ये वाक्य कैसा है। अभी जो हमने देखा था, अर्थ के आधार पर वाक्य कितने 8 प्रकार के होते हैं। अब 8 में से ये कौन सा है, ठीक है। संभवतः वे सुधर जाए, संभवतः वे सुधर जाए, तो ये कैसा है, तो ये संदेहवाचक है, क्या है, संदेह। अब उस पर संदेह किया जा रहा है कि वो सुधर भी सकता है, ठीक है, और नहीं भी सुधर सकता है। यानी जिस वाक्य में कार्य के होने में संदेह होती है या संभावना होती है, उसे हम क्या कहते हैं, संदेहवाचक कहते हैं, ठीक है। हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। जैसे एक उदाहरण हम और देखते हैं, जैसे शायद आज वर्षा हो जाए, शायद आज वर्षा हो जाए, तो संदेहवाचक आपका रहेगा, ठीक है। तो अर्थ के आधार पर कितने होते हैं, 8 प्रकार का होता है, आपको पता है, 8 में से ये संदेहवाचक इसका राइट आंसर रहेगा। अगला सवाल है, मोहन ने कहा कि कल छुट्टी रहेगी, रचना के आधार पर ये कैसा वाक्य है, ठीक है। तो आपको पता है रचना के आधार पर जो वाक्य है ना, वो 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के। एक होता है सरल वाक्य, एक होता है संयुक्त वाक्य और एक होता है मिश्र वाक्य। 3 प्रकार के वाक्य। तो यहाँ पर मोहन ने कहा कि कल छुट्टी रहेगी, तो देखो मोहन ने कहा, एक तो ये बन रहा है मोहन ने कहा, और एक कल छुट्टी रहेगी ये बन रहा है, ठीक है। तो बीच में कौन आ रहा है, की आ रहा है, ठीक है। तो ये जो की है ना, ये किस क्या कर रहा है, इन दोनों को क्या कर रहा है, जोड़ रहा है। इन 2 वाक्य क्या कर रहा है, जोड़ रहा है, ठीक है। तो ये कैसा होगा, ये मिश्र वाक्य होगा। कैसा होगा, मिश्र वाक्य, ठीक है। और अगर बीच में अगर और आए, एवं आ जाए, तो वो क्या होता है, अब यहाँ पर मोहन ने कहा कल छुट्टी है, तो यहाँ पर एक दूसरे पे क्या है, आश्रित है, ठीक है, इसलिए मिश्र वाक्य कहा जाएगा, ठीक है। अगला सवाल है, वे पहले से बहुत धीरे चलने लगा, वह पहले से बहुत धीरे चलने लगा। यहाँ पर जो रेखांकित शब्द है ना, वो कैसा पदबंध है, किस प्रकार का पदबंध है। तो देखो रेखांकित क्या है, पहले से बहुत धीरे, पहले से बहुत धीरे, ये रेखांकित है, ठीक है। ये कैसा है, विशेषण पदबंध है, समुच्चय बोधक पदबंध है, क्रिया विशेषण पदबंध है, या सर्वनाम पदबंध है। तो देखो सर्वनाम तो नहीं होगा क्योंकि वह सर्वनाम है, ठीक है। तो ये आपका क्या होगा, क्रिया विशेषण होगा, क्या होगा, क्रिया, यानी चलने लगा किससे, धीरे धीरे, ठीक है, पहले से बहुत धीरे धीरे। तो ये क्रिया विशेषण पदबंध है, ठीक है। तो यहाँ पर क्रिया विशेषण पदबंध, ठीक है, ये रहेगा, इसका आपका ऑप्शन सी बिल्कुल राइट रहेगा। अब यहाँ पे मुहावरा है, आंखों का पानी ढलना, इस मुहावरे का क्या अर्थ है, आंखों का पानी ढलना, ठीक है। इसका क्या होता है, बहुत दुखी होना, अनदेखा करना, निर्लज होना, लज्जित होना, ठीक है। तो आंखों का पानी होने का मतलब होता है निर्लज होना, क्या होना, निर्लज होना, ठीक है। जैसे तो बड़ों की भी नहीं सुनता है, उसकी आंखों का पानी ढल गया है, ठीक है। तो ये इसका होगा निर्लज होना, इसका ऑप्शन बिल्कुल राइट रहेगा। अगला है यहाँ पर, ये आपके 20 व्याकरण के क्वेश्चन हो सकते हैं। अब यहाँ पे 10 है जो आपके शिक्षण विधियों के सवाल आने वाले हैं। तो यहाँ पे देखें, सबसे पहले किस विधि में बालक स्वयं संशोधन करता है, किस विधि में बालक है जो स्वयं संशोधन करता है। तो ये विधि जेक्टोक विधि, पेस्टालॉजी विधि, मॉन्टेसरी विधि, या रूप रेखा अनुकरण विधि। तो जिस विधि में बालक स्वयं संशोधन करता है वो बालक जेक्टोक विधि कहलाती है, क्या कहलाती है, जेक्टोक विधि कहलाती है। इस विधि में क्या होता है, वर्णों की जो आकृति होती है ना, उसको क्या करते हैं, खंड खंड करके उनका अभ्यास कराया जाता है, ठीक है। जैसे के को लिखने के लिए सबसे पहले, जैसे सपोज कर लो के को लिखना है, ठीक है। तो के लिखने के लिए क्या करेगा, ये सबसे पहले तो आपको ऐसे जीरो लिखाएगा, ठीक है। फिर इसके क्या करेगा, ये वे बनाएगा, ठीक है। और फिर आपके लास्ट में इसको ऐसे घुमाएगा। तो ये मतलब बालक स्वयं इसमें संशोधन कर करके इसको लिखता है, ये तो है जेक्टोक विधि, ठीक है। तो इसका राइट ऑप्शन आपका ए ही रहेगा। अगला सवाल है, खेल विधि के साम्यान्वेषण सिद्धांत के प्रवर्तक कौन है। खेल विधि में ये जो सिद्धांत है, साम्यान्वेषण जो सिद्धांत है, इसके प्रवर्तक कौन है, ठीक है। तो स्किनर है, पियाजे हैं, किलपेट्रिक है, या स्टीनवेंसन है, ठीक है। तो खेल विधि में क्या होता है, ये जो सिद्धांत दिया ना, साम्यान्वेषण जो सिद्धांत है, ये पियाजे ने दिया है। किसने दिया है, पियाजे ने दिया है, ठीक है। खेल विधि में क्या होता है आपको पता है, खेल विधि के अंदर क्या होता है, खेल विधि किसने दी, कोल्डवेल कुक ने दी है, ठीक है। लेकिन इसके अंदर जो सिद्धांत है ना, वो पियाजे ने दिया, ठीक है। लेकिन खेल विधि में होता क्या है,
इसमें बालक क्या होता है, सक्रिय और आनंदपूर्ण स्थिति में रहते हुए शिक्षा प्राप्त करता है और खेल के द्वारा ही इसको क्या करता है, प्राप्त करता है। और इसको देने वाले कौन है, कोल्डवेल कुक। कौन है, कोल्डवेल कुक है, ठीक है। लेकिन इसमें सामंजस्य सिद्धांत किसने दिया, ये पियाजे ने दिया है, तो आपको याद रखना है। अगला सवाल है हमारा, कविता शिक्षण का प्रमुख अंग कौन सा है। कविता शिक्षण का प्रमुख अंग कौन सा है, अर्थबोध है, पठनबोध है, भावबोध है या सप्तार्थबोध है। तो कविता शिक्षण का जो प्रमुख अंग है ना, वो भावबोध होता है। क्या होता है, भावबोध होता है, ठीक है। अब कविता शिक्षण में क्या होते हैं, 4 रूप होते हैं। कविता शिक्षण कितने रूप होते हैं, 4 रूप होते हैं, ठीक है। कौन कौन से, एक तो होता है कौशल, क्या होता है, एक तो होता है कौशल, ठीक है। दूसरा क्या होता है, रस होता है, क्या होता है, दूसरा होता है रस होता है। तीसरा क्या होता है, बोध होता है, तीसरा क्या होता है, बोध होता है, ठीक है। और चौथा क्या होता है, उपयोजना होता है, क्या होता है, उपयोजना। ये 4 पार्ट होते हैं इसमें, ठीक है। तो इसमें जो भाव बोध है ना, ये प्रमुख अंग इसमें होता है। अगला सवाल है यहाँ पे, ध्वनि, शब्द और वाक्य के प्रयोगात्मक और क्रियात्मक शिक्षण के प्रमुख कितने उपागम हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ध्वनि, शब्द और वाक्य के प्रयोगात्मक और क्रियात्मक शिक्षण के जो उपागम है ना, वो आपके 2 हैं। कितने हैं, 2 उपागम है, कितने, 2। अब 2 कौन कौन से, पहला तो है पाठ से सर्ग, पाठ से सर्ग, ठीक है। एक तो पाठ से सर्ग, दूसरा क्या है, रचना शिक्षण, दूसरा क्या है, रचना शिक्षण। ये 2 रूप है इसके, ठीक है। पाठ से सर्ग और रचना शिक्षण उपागम, ये 2 इसके उपागम होते हैं, तो आपको ये याद रखना है। अगला है, भाषा दक्षता कौशल का विकास है ना, वो कैसे किया जा सकता है, शुद्ध उच्चारण के माध्यम से, शब्द भंडार और शब्द रचना का ज्ञान कराकर, मुहावरे और लोकोक्तियों का प्रयोग करके, या उक्त सभी, ठीक है। तो यहाँ पर भाषा दक्षता कौशलों का जो विकास है ना, वो देखो शुद्ध उच्चारण के माध्यम से किया जा सकता है। किस माध्यम से, शुद्ध उच्चारण के माध्यम से, तो बिल्कुल राइट है, ठीक है। शब्द भंडार और शब्द रचना का ज्ञान कराकर, ये भी बिल्कुल सही है। मुहावरे और लोकोक्तियों का प्रयोग करके, ये भी सही है। तो इसमें उपयुक्त सभी रहेगा, क्या रहेगा, उपयुक्त सभी बिल्कुल राइट ऑप्शन रहेगा। अगला सवाल है, श्रवण कौशल के विकास के अवसर कब प्राप्त होते हैं। जो श्रवण कौशल होता है, उसके विकास के अवसर कब प्राप्त होते हैं। तो सबसे पहले हम देख लेंगे कौशल कितने होते हैं, 4 प्रकार के होते हैं। एक तो होता है एल, एस, आर और डब्ल्यू, ठीक है। एल का मतलब लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग और राइटिंग, यानी श्रवण कौशल, कथन कौशल, पठन कौशल और लेखन कौशल। तो श्रवण कौशल के जो प्रकार है ना, वो आपके पता ही है, अवधारणात्मक होता है, रसात्मक भी होता है, विश्लेषणात्मक भी होता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर देखो पूछ रहा है कि श्रवण कौशल के विकास के अवसर कब प्राप्त होते हैं, कक्षा शिक्षण के दौरान, शेष शैक्षिक क्रियाओं के दौरान, कक्षेत्र कार्यकलापों के दौरान। तो सभी जगह उपयुक्त सभी इसका राइट आंसर रहेगा। सब जगह विकास के अवसर मिलते हैं, ठीक, कक्षा के दौरान भी, या कक्षा के अलावा शेष शैक्षिक क्रिया कर रहे हैं तब भी, या कक्षेत्र को कक्षा के बाद में कोई भी क्रियाकलाप कर रहे हैं उस वक्त भी यहाँ पे श्रवण कौशल के विकास के अवसर प्राप्त होते हैं। अगला सवाल है, शेष अवर वाचन का जो अभ्यास है ना, वो कौन सी कक्षाओं में होता है। शेष अवर वाचन का जो अभ्यास है ना, वो कौन सी कक्षाओं में होता है, ठीक है। माध्यमिक कक्षाओं में, प्राथमिक कक्षाओं में, उच्च कक्षाओं में, या सभी। तो शेष अवर वाचन का मतलब होता है कि टीचर के साथ साथ बोलना, जैसे के से कबूतर, तो बच्चा भी बोलेगा के से कबूतर, तो ये तो प्राथमिक कक्षाओं में ही शुरू हो जाता है, ठीक है। तो इसका अभ्यास प्राथमिक कक्षाओं में, यानी 1 से लेकर 5 तक सबसे ज़्यादा कराया जाता है, यानी प्राथमिक कक्षाओं में होता है। अगला सवाल है, पठन मूल्यांकन के कितने आयाम होते हैं। जो पठन मूल्यांकन होता है, उसके कितने आयाम होते हैं, ठीक है। तो पठन मूल्यांकन के कुल 4 आयाम होते हैं। कितने आयाम होते हैं, कुल 4 आयाम होते हैं, ठीक है। तो अगर हम 4 आयामों की बात करते हैं कि 4 आयाम कौन कौन से होते हैं, तो यहाँ पर जो पहला आयाम है ना, वो क्या होता है, पठन की प्रकृति होती है। क्या होती है, पठन की प्रकृति। तो यहाँ पे थोड़ा सा मैं लिख देता हूँ, पठन की प्रकृति, ठीक है। अगर दूसरे की हम बात करते हैं तो पठन के प्रकार होते हैं। क्या होता है, पठन के प्रकार, ठीक है। तो दूसरा आपका क्या हो जाएगा, पठन के प्रकार हो जाएगा। अगर हम तीसरे की बात करेंगे तो पठन के पक्ष होता है, पठन के पक्ष। और चौथे की बात करेंगे तो पठन के स्तर, पठन के स्तर। तो ये 4 होते हैं, यहाँ कितने होते हैं, 4 आयाम होते हैं, जो कि अति इंपॉर्टेंट आपके रहने वाले हैं। अगला सवाल है, 59वां सवाल है, शैक्षिक मूल्यांकन का उद्देश्य होता है विद्यार्थियों का वर्गीकरण करना, किसी विशेष प्रयोजन के लिए विद्यार्थियों का चयन करना, शैक्षिक संप्रदाय में विद्यार्थियों की कमजोरी जानना, या उक्त सभी। तो यहाँ पर शैक्षिक जो मूल्यांकन होता है ना, उसके उद्देश्य कितने प्रकार के होते हैं। शैक्षिक मूल्यांकन के 3 उद्देश्य होते हैं, ठीक है। कितने उद्देश्य होते हैं, 3 उद्देश्य होते हैं। तो पहला जो उद्देश्य होता है ना, वो आपका होता है वर्गीकरण। क्या होता है, वर्गीकरण, ठीक है। दूसरा होता है वो आपका होता है चयन। क्या होता है, चयन। और तीसरा जो आपका होता है वो होता है आपका निदान। क्या होता है, निदान। तो इसमें 3 उद्देश्य होते हैं शैक्षिक मूल्यांकन के, ठीक है। और शैक्षिक मूल्यांकन के बारे में एक परिभाषा भी दी गई है कि मूल्यांकन के अंदर व्यक्ति या समाज या दोनों की दृष्टि जो भी उत्तम है उसको मानकर ही चला जाता है। रेमर्स और गेज ने कहा था, ठीक है। तो इसमें तो डी ऑप्शन बिल्कुल राइट रहेगा। तो ये आज की क्लास कैसी लगी, वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू, धन्यवाद।